तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के क्लास वर्क क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg and 0.5 kg are moving in the same direction with speed of 2 meter per second and 6 meter per second respectively on a smooth horizontal surface. Find speed of center of mass of the system। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें कि दो मासेस है। सपोज ये एक मास रहा, ये मास है हमारा 1 kg का और ये मास मूव कर रहा है आपका विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मास हमारा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। एंड सिमिलर वे दूसरा मास दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 kg का। तो ये रहा दूसरा मास, उस मास का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में एज 0.5 kg। अब यहाँ पे ये मास जो है ये मास मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सेम डायरेक्शन बोला है, मतलब 1 kg अगर प्लस एक्स में जा रहा है तो 0.5 kg भी प्लस एक्स में जा रहा है। स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हमने स्मूथ सरफेस पे रखा है। पूछा गया है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो हमने मोशन ऑफ CUM में पढ़ा हुआ है कि अगर दो मासेस m1 v1 पे जा रहा है, m2 v2 स्पीड से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है। हम वेलोसिटी की बात करें तो इट इज m1 v1 प्लस ये निकल के आता है m2 v2 डिवाइडेड बाय, हमने m1 प्लस m2 करके ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे बस करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 1 kg की मास की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन में। उसी तरह से 0.5 kg की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ये भी आई कैप डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास है 1 प्लस 0.5 kg करके। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो न्यूमरेटर आया 2i कैप प्लस ये बन गया 3i कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1.5 है। तो 2 प्लस 3 हमारा बना 5i कैप और 1.5 को लिखा जा सकता है 3/2 विच इज इक्वल टू 10/3 लेट्स से मीटर पर सेकेंड आई कैप करके। मतलब हम कह सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का, जो दोनों के कहीं यहाँ बीच में लाई कर रहा होगा, ये सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं ये मूव कर रहा होगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 10/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पूरे सिस्टम के मोशन को एनालाइज करूं या बस इस सेंटर ऑफ मास के मोशन को एनालाइज कर लिया जाए तो हम बोल सकते हैं 3.33 मीटर पर सेकेंड आई कैप वेलोसिटी से प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो ये है 10 नंबर। आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लिखा है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं with accelerations of 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively on a smooth horizontal surface. Find acceleration of center of mass of the system। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो masses है। सपोज एक मास रहा, ये रहा 2 kg का मास, एंड इन सिमिलर मैनर ये दूसरा मास बना हुआ है हमारा लेट्स से 4 kg का मास, और ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटीज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया जाए। तो हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिमिलर वे में जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए बात की थी, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन के लिए उसी तरह से फॉर्मूला कहता है m1a1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं m2a2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा m1 प्लस m2 करके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 2 kg का जो मास है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। इन सिमिलर मैनर 4 kg का जो मास है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप एक्सेलरेशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा 4 kg प्लस 2 kg दैट इज 6 kg। तो न्यूमरेटर में आ गया 2i कैप माइनस ऑफ 8i कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बना 6 दैट इज, इसे लिख सकते हैं -6i कैप बाय 6 दैट इज ये बन के आ गया -1i कैप।
तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन निकल के आया हमारा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप करके। मतलब हम कह सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ मास होगा जो दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा, उस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, जिसके वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन -i कैप करके लिखा गया है। तो ये 11 नंबर आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखा है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ये रहा M मास, प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास 10M, ये एक बड़ा ब्लॉक है 10M का, हैज शोन इन फिगर ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इसे रेस्ट से छोड़ा गया। फाइंड डिस्टेंस मूव बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेज द ग्राउंड, तो ये स्लाइड करते हुए ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, और ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ये इस 10M ब्लॉक को पुश करेगा, और फ्रिक्शनलेस होने की वजह से ये 10M वाला ब्लॉक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो बिगर ब्लॉक है 10M वाला जो ब्लॉक है वो कितना डिस्टेंस मूव किया होगा जब ये M ब्लॉक नीचे की तरफ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है कि इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास होगा, हम बोल सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का कहीं यहाँ पे होगा लेट्स से, तो उस सेंटर ऑफ मास पे हम क्या रख देते हैं, सिंपली ओरिजिन रख देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे हम अगर ओरिजिन रख दें तो सिंस हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं, एम मास जो 10M पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल mg का कंपोनेंट mg cos थीटा लगाएगा, जिसके वजह से ये जो 10M मास है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सभी इंटरनल फोर्सेस हो गए, और क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास आपका सिस्टम का उसी पोजीशन पे रहेगा। पोजीशन ऑफ COM डज नॉट चेंजेस, COM कह सकते हैं डज नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास जहां पे है वो वहीं का वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। मतलब हम बोल देते हैं सिंपल सा वे कि सेंटर ऑफ मास पे आप ओरिजिन रख दीजिए। अब हम देख सकते हैं कि लेट्स से ये जब सिस्टम मूव किया होगा तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ग्राउंड के सपोज ये ब्लॉक आपका स्लाइड करके यहाँ पहुँचता है, तो इस पूरे सिस्टम की अगर बात की जाए ये M मास जब नीचे ग्राउंड पे पहुंचा होगा, M मास हम कह सकते हैं, तो ये 10M मास अपना mg का cos थीटा जो कंपोनेंट है M मास ने फोर्स लगाया होगा, जिसके वजह से 10M मास हमारा स्लाइड किया होगा। और यहाँ पे कह सकते हैं कि M मास अगर x डिस्टेंस आगे खिसका है इसका M मास का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, तो ये जो 10M वाला जो मास है वो 10M वाला मास हमारा 2.2 माइनस x कहा जा सकता है, पीछे की तरफ खिसका होगा। तो क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो तो हमारा 2.2 ही रहना है जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का वो 0 बना हुआ है, दैट इज यहाँ फॉर्मूला बन के आएगा अपना m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन जाएगा हमारे पास लेट्स से m1 प्लस m2। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका होता है समेशन mi इंटू xi इज इक्वल टू हमेशा 0 कर देना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो m मास है इस m मास का x कोऑर्डिनेट हो गया, x कॉमा समथिंग y कोऑर्डिनेट रहेगा, हम समथिंग y कोऑर्डिनेट रहेगा क्योंकि ओरिजिन अगर यहाँ पे रखा है हमने तो ये y कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा, तो यहाँ पे m मास का x कोऑर्डिनेट है लेट्स से x। तो इस 10M मास का अगर बात की जाए, ये जो 10M मास पड़ा हुआ है उस 10M मास का लेट्स से हम कह सकते हैं वो 10M मास का यहाँ पहुंचा होगा, तो उस 10M मास का कह सकते हैं कि 10M मास का x कोऑर्डिनेट हो गया होगा आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ ये पूरा चीज, तो इसका -x एक्सिस में है ये तो x कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है माइनस ऑफ
लेट्स से 2.2 माइनस ऑफ x कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट फिर कुछ रहेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ एश 2.2 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करने पे हम देख सकते हैं mm कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना x माइनस ऑफ 22, फिर हमारा बन जाएगा प्लस 10 ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x इज इक्वल टू आ गया लेट्स से 22, तो x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 2 मीटर। x आया 2 मीटर, इसका मतलब ये मास 2 मीटर अगर आगे शिफ्ट हुआ है तो ये जो है एंड, ये आपका 0.2 मीटर पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे पूछा था डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो बिगर ब्लॉक डिस्टेंस मूव किया है वो मूव किया है लेट्स से 0.2 मीटर टूवर्ड्स राइट ना, तो प्लस आई कैप डायरेक्शन में कह सकते हैं। तो ये रहा 12 नंबर, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, लिखा है 2 ब्लॉक्स ए एंड बी आर जॉइंट टुगेदर विद अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड पोजीशन में है। व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड, लेट्स से 2 ब्लॉक्स अपीयर टू बी मूविंग विद अनइक्वल स्पीड। लेट्स से रिलीज करने पे बी 15 से आई कैप में मूव करता है और ए 10 से माइनस आई कैप में मूव करता है इन अपोजिट डायरेक्शंस एज शोन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन स्टेशनरी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मासेस कितना है ये हमें दिया नहीं है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो उस वजह से जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका स्टेशनरी रहेगा। भले ही हम बोल सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम का लेट्स से, क्योंकि ये अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है तो ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी पोजीशन पे लोकेटेड होगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू दैट ऑफ ब्लॉक बी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और रिलीज किया जाए तो 2 ब्लॉक मूव करते हैं अनइक्वल स्पीड से इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग जब इस पोजीशन में होंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन में आपका पार्टिकल लेट्स से उनकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 रहती है, जिस वजह से यहाँ पे पूरे सिस्टम ऑफ है ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होनी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा सकता है लेट्स से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होने का मतलब आपका, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स 0 और अभी हमने ये ऑप्शन में देखा कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, देयरफॉर एम ए मास ऑफ ए लेट्स से -10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और मास ऑफ बी जो है वो आपका +15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी इक्वल टू 0 करता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10 टाइम्स एम ए इज इक्वल टू बन जाएगा 15 टाइम्स एम बी। तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स एम ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम बी। तो हम बोल सकते हैं दोनों मासेस इक्वल नहीं होंगे, आपके 3:2 रेशियो में होंगे, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स राइट। अभी हमने देखा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रहना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत। एंड नेक्स्ट है इट इज एन इम्पॉसिबल फिजिकल सिचुएशन। पॉसिबल है, अगर आप 2 स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ोगे तो वो मूव करेंगे, तो ये पॉसिबल है, देयरफॉर ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन में हमें ये एक प्लैंक दिया हुआ है, इस प्लैंक का हमें मास गिवन है 40 kg और ये बोला गया है मैन जो है, मैन का मास है 80 kg। तो ये मैन खड़ा रहा लेट्स से, इस मैन का लेट्स से मास गिवन है एज 80 kg। अब ये बोला है प्लैंक इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये प्लैंक एक स्मूथ फ्लोर पे है ना लेट्स से रखा हुआ है। आगे इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, पूरा
सिस्टम रेस्ट पे है। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक टूवर्ड्स नॉर्थ, मैन नॉर्थ की तरफ चलता है। लेट्स से हमने आगे की तरफ को नॉर्थ कह दिया और पीछे वाले डायरेक्शन को हमने साउथ करके कह दिया। तो आदमी नॉर्थ की तरफ मूव करता है एंड स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द प्लैंक। और ये जो है ये आदमी लेट्स से 6 मीटर डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक जाता है। तो लेट्स से अगर ये प्लैंक वाला सिचुएशन आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है ये आपका मूव किया होगा आगे की तरफ, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है, बुलेट आगे जाती है तो प्लैंक कहाँ जाना चाहिए, हमारा पीछे की तरफ जाना चाहिए ना। तो ऑब्वियसली प्लैंक जो है वो पीछे की तरफ मूव करने वाला है। अब ये बोला गया है कि ये आदमी जब लेट्स से इस प्लैंक पे मूव करेगा आपका 6 मीटर, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 6 मीटर, सपोज हमने प्लैंक ही ले लिया 6 मीटर का, तो हम कह सकते हैं कि आदमी वन एंड से अदर एंड पहुंचता है। तो जस्ट उसके दूसरे साइड तक जब पहुंचता है लेट्स से यहाँ तक, तो अदर एंड तक पहुंचने पे उस केस में हमसे पूछा गया है प्लैंक कितना मूव करेगा, 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक मैन सिस्टम रिमेन स्टेशनरी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा, तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 देयरफॉर उस केस में कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास जो होगा प्लैंक और मैन का वो स्टेशनरी रहेगा। तो ऑप्शन ए तो सही है। उसके बाद आते हैं प्लैंक विल स्लाइड टूवर्ड्स, लेट्स से हम जानते हैं आदमी अगर नॉर्थ की तरफ जाएगा तो रिकॉइलिंग इफेक्ट जैसा ही, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो आदमी जब आगे चलेगा तो इस प्लैंक पे फोर्स पीछे लगाएगा जिसकी वजह से प्लैंक हमारा साउथ की तरफ मूव करेगा। तो नॉर्थ की तरफ मूव करने वाला ऑप्शन बी गलत हो जाता है। अब आते हैं साउथ की तरफ कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये देखने। जस्ट इसके पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट, पूरा सेंटर ऑफ मास हमने ओरिजिन पे रख दिया था और हमने सिंपल क्या बोला था, एक्ससीएम अगर 0 होगा तो समेशन एमआई एक्सआई को 0 होना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपली m1 इंटू एक्स1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2। ऐसे क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है। तो अगर टोटल लेंथ लेट्स से आपके यहाँ पे ना अगर 6 है प्लैंक की, तो हम कहते हैं अगर प्लैंक, क्योंकि डिस्टेंस मूव बाय द प्लैंक पता करना है, तो हम बोलते हैं प्लैंक अगर x डिस्टेंस पीछे जाएगा तो आदमी को जो है वो 6 माइनस x डिस्टेंस आगे चलना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्लैंक जो है लेट्स से आपका 40 kg का वो पीछे की तरफ गया x मीटर, तो जो आदमी है 80 kg का वो आपका आगे की तरफ आया 6 माइनस एक्स करके। सिंपल यही तरीका होता है, m1 x1 का समेशन इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है 40 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 6 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स राइट साइड में लाके हम सिंपली यहाँ पे अब कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई किया जाए 40 80 को 2 से कैंसिल करेगा तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन पे आया x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x विच मीन्स दैट लेट्स से 3x बराबर आ गया 12, देयरफॉर x की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लैंक है वो 4 मीटर मूव किया है टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी दैट इज 12 मीटर गलत हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि प्लैंक जो है वो 4 मीटर लेफ्ट मूव किया है टुवर्ड्स साउथ और आदमी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर आगे मूव किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 where m2 इज लेस देन m1। तो m2 m1 से कम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये m1 मास अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये m2 मास जो होगा वो a एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। आगे बोला है कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस कॉर्ड एंड अलाउड टू मूव एज शोन इन द फिगर। तो रस्सी मासलेस है मतलब पूरी रस्सी में टेंशन जो होगा वो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो टेंशन रस्सी में सेम रहना है। पुल्ली इज मासलेस, तो पुल्ली मासलेस है तो पुल्ली का कोई रोटेशन नहीं देखना है हमें।
एंड फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास अगर बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हम बात करेंगे तो लिखेंगे m1 इंटू a1 प्लस यहाँ पे बनेगा m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन के आएगा हमारे पास m1 प्लस m2 करके। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये a1 जो है, a1 आपका माइनस, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a ऑफ माइनस जे कैप लिखा हुआ है, तो इस a2 का एक्सेलरेशन जो है वो a इंटू प्लस जे कैप है। क्योंकि दोनों कनेक्टेड है और सेम रस्सी से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं m1 इंटू a1 की वैल्यू a ऑफ माइनस जे कैप बनने चली गई, उसी तरह से m2 इंटू a2 की वैल्यू a इंटू प्लस जे कैप बनने चली गई, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आ जाएगा m1 प्लस m2। इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a कॉमन निकल जाए तो ये बन गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू a टाइम्स जे कैप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि a निकालना है, अब a कैसे आएगा, FBD बना के। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पे m1g नीचे लगते हुए और उसी तरह से इस पे m2g आपका नीचे लगते हुए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर m1 का एक्सेलरेशन a नीचे है तो इस पे सूडो ऊपर लगेगा, दैट इज m1 इंटू a, और उसी तरह से a2 m2 मास जो है वो आपका ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका सूडो फोर्स आपका नीचे लगेगा, दैट इज m2 इंटू a। तो इक्वेशन लिखें m1 मास के लिए, इक्वेशन हमारी कहलाएगी इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे a आ जाएगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, तो हमें a निकालना है। तो उसके लिए इक्वेशन लिखते हुए हम लिख सकते हैं t प्लस हमारे पास m1 इंटू a इज इक्वल टू m1 इंटू g। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई फॉर लेट्स से आपका m1 मास। उसी तरह से हम बोल सकते हैं m2 मास के लिए t ऊपर है और आपका नीचे की तरफ है m2g प्लस m2a। अब हमारा यहाँ पे काम है a निकालना। a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से आप लेट्स से टेंशन की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 से उठा के टेंशन 1 में रख दिया जाए तो हमारा इक्वेशन बन गया m2g प्लस बन के आया m2a, ये तो टेंशन वैल्यू आई। उसके बाद ये बना हुआ है प्लस m1a बराबर ये है m1g। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a कॉमन निकलेगा तो ये बना m2 प्लस m1 और राइट साइड में हमारा m1g माइनस m2g बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आया इक्वेशन नंबर 3। तो इस 3 इक्वेशन की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ रख दी जाए इस वाले इक्वेशन में, जहाँ पे हमें a पुट करके नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का बताना था। तो ये बना है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है m1 प्लस m2 इंटू a की वैल्यू हम यहाँ पे बात कर चुके हैं एज m1 माइनस ऑफ m2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है एज m1 प्लस m2 इंटू जी का लेट्स से y डायरेक्शन में आपका प्लस जे कैप करके आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ, फर्स्ट वाले से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया क्योंकि m1 हम जानते हैं m2 से बड़ा है, तो इसीलिए ये m1 माइनस m2 इंटू m1 माइनस m2 बन जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पूरा जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का लेट्स से सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम होगा उसका नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका नीचे की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ निकाला हुआ है एज माइनस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इनटू g का g कैप। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, इन अ ग्रेविटी फ्री रूम, ये ध्यान रखना है ग्रेविटी नहीं है, अ मैन ऑफ मास m1 इज स्टैंडिंग एट अ हाइट h अबव द फ्लोर। तो लेट्स से ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से एक आदमी h हाइट ऊपर खड़ा हुआ है,
तो ये आदमी रहा, तो ये आदमी h हाइट ग्राउंड से ऊपर खड़ा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे बोला है ही थ्रोज अ बॉल ऑफ मास m2 वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक बॉल फेंकता है ग्रेविटी फ्री स्पेस रीजन में u स्पीड से नीचे की तरफ। मैन का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में एज m1 और इसने जो बॉल फेंकी है नीचे की तरफ, उस बॉल का मास दिया हुआ है m2, वो डाउनवर्ड बोला गया है, u स्पीड से फेंका जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द बॉल रीचेज द ग्राउंड, जब बॉल नीचे पहुंचेगा तो आदमी का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम रिकॉइलिंग जैसा इफेक्ट देख सकते हैं कि जब यहाँ पे कहा जा सकता है बॉल नीचे फेंकी तो उसको लेट्स से थ्रस्ट टाइप का फोर्स ऊपर की तरफ मिला, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, तो ये आदमी ऊपर की तरफ रिकॉइल करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का ना लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये जो बॉल पे फोर्स लगा रहा है उतना थ्रस्ट फोर्स उसको मिलने के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो m1 का मोमेंटम, ये y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो प्लस वी जे कैप बना हुआ है, तो m2 का मोमेंटम माइनस यू जे कैप करके कहा जा सकता है m2 यू जे कैप। तो यहां से v की वैल्यू निकल के आएगी m2 इंटू यू डिवाइडेड बाय m1। तो ये तो वैल्यू आ गई वेलोसिटी इस आदमी की, कोई ग्रेविटी नहीं है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इस बॉल को जितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं, तो बॉल के केस में अगर हम बात करें, बॉल के केस में बॉल को कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, तो s इक्वल टू सीधा ut लगाया जाए, हाफ एटी स्क्वायर वाला पार्ट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कोई ग्रेविटी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बॉल का माइनस h, वेलोसिटी बॉल की माइनस u, और टाइम इसको t लगता है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी का है नहीं, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकल के आ गई h अपॉन u। तो इतना टाइम लगा इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचा होगा, तो यहाँ पे हम सिचुएशन देख सकते हैं, जब बॉल ग्राउंड पे पहुंच गया होगा, लैंड किया होगा, तो ये आदमी को थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगने के वजह से ये आदमी कुछ हाइट ऊपर पहुंचा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ये आदमी ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर पहुंच गया, तो यहां से हम कह सकते हैं इस हाइट से इसने कुछ डिस्टेंस h मूव किया होगा ऊपर, और ये हाइट तो ऑलरेडी थी ही, तो यहाँ पे ग्रेविटी आदमी पे भी नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं फॉर द मैन, मैन के केस में s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैन के केस में डिस्प्लेसमेंट प्लस y डायरेक्शन में हुआ है, और मैन की इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से जस्ट आफ्टर थ्रोइंग बनी हुई है v इंटू टी, और एक्सिलरेशन है 0। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे उठा के रख दी यहाँ से, तो m2 इंटू यू डिवाइडेड बाई m1, और टाइम की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी, दैट इज h अपॉन यू। तो ये निकल के आया कैलकुलेशन पे, u से u कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया हमारा m2 बाय m1 इंटू h करके। तो हमारा फाइनल आंसर होने चल जाएगा ये टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर बात की जाए, पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द फ्लोर व्हेन बॉल रीचेस द ग्राउंड, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कहा जा सकता है h प्लस h करके। तो यहाँ पे h की वैल्यू स्मॉल h के टर्म में हमने निकाली है, दैट इज m2 बाई m1 इंटू h प्लस h करके। अब h अगर कॉमन आ जाए तो ये बन गया m2 बाई m1 प्लस 1 इंटू h करके। तो ये हमारा आंसर रहा 16 नंबर। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए।